हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। और गर्मियों की छुट्टियां अब आपके खत्म होने जा रही है, तो आप बहुत ज्यादा उत्साहित भी होंगे विद्यालय में आने के लिए। चलिए विद्यार्थियों, जैसे कि हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, और दूसरा चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है संधारित्रों का संयोजन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्या नाम लिखा हुआ है? संधारित्रों का संयोजन। तो जैसे कि हमने 10वीं कक्षा में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था बच्चों, आपने भी 10वीं कक्षा पढ़ी, उस टाइम पढ़ा होगा। जो प्रतिरोध है उनका दो तरीके से संयोजन किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। ठीक वैसे ही थोड़ी सी स्थितियां अलग होगी, क्रम यही रहेंगे, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो संधारित्रों को भी आज हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगभग 99% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको या तो संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड या श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे जरूर पूछ जाएंगे। तो साथ में बने रहें, पूरा डेरिवेशन देखें, ढंग से समझें, ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। वरना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं समझ में आया तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए संधारित्रों का जो संयोजन है, बहुत सारे संधारित्र, जो दो या दो से अधिक संधारित्र हो, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से अगर हम परिपथ में व्यवस्थित करते हैं, तो उन्हें जब हम किसी चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं, तो वो व्यवस्था ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि आपने उन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, हो सकता है वो जितने भी संधारित्र हैं उनको आपने समांतर क्रम में जोड़ा है। कैसे जोड़ते हैं वो भी समझेंगे। हो सकता है कि आपने उस परिपथ में कुछ संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जबकि कुछ संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा। तो ये सारी चीजें अभी हम समझने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं कि ये जो आपका संधारित्र है बच्चों, ये संधारित्र का जो संयोजन है वो कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन से? तो पहला तो होगा बच्चों इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका पहला, और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है, कौन सी राशि में बदलाव होता है, कैसे बदलाव होता है, इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसे ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार ऐसा संयोजन दे दिया जाता है, श्रेणी क्रम भी दे सकते हैं, समांतर क्रम भी दे सकते हैं, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि तुल्य जो संधारित्र है उसकी धारिता निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो संयोजन है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। चलिए मैं शुरू करता हूँ, नए पेज से ले लेते हैं ताकि अपन इजी से उन चीजों को लिख सकें, समझ सकें। तो अभी हमारा टॉपिक है पहला, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, अगर आपने प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो ढंग से समझा है, तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है इस तरीके से। ये हमने पढ़ा था कि दो प्लेटें होती है और उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है। ये संधारित्र का क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतीक चिन्ह। ये तो हमने पढ़ लिया। किसका होगा ये प्रतीक चिन्ह? संधारित्र का। तो सबसे पहले तो मैं इन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन करता हूं, जो होता है। चलिए देखते हैं इसको, कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन किस तरीके से होगा। देखिए बच्चों, अगर हम बहुत सारे संधारित्रों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही क्या होगी बच्चों?
ये व्यवस्था ही संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होगा। यहाँ पर हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं, यहाँ चाहो तो आप पूंजी लगा सकते हो। ये हमारे पास बैटरी है, हालांकि यहाँ विद्युत वाहक बल काम में लिया जाता है, वो जो एक तरीके का विभवांतरी होता है, तो उसका हम डिस्कस बाद में करने वाले हैं, पहले समझेंगे विद्युत वाहक बल होता है क्या। अभी फिलहाल मैं आपको यही लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, विभव लेके चल रहे हैं। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है बैटरी की, वो धनात्मक टर्मिनल माना जाता है, जबकि छोटी वाली जो लाइन होती है उसे बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल माना जाता है। और हमने ये पढ़ लिया कि ये जो दो लाइनें होती है पैरेलल समांतर, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम संधारित्र कहते हैं। अब ये जो संधारित्र हैं, ये हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं। आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। जो प्रक्रिया 2 के लिए चलेगी श्रेणी क्रम में, वही 2 से ज्यादा संधारित्रों के लिए चलने वाली है। तो देखिए बच्चों, इनको हम नाम दे देते हैं कि मान लो ये जो हमारे संधारित्र हैं, ये है आपका C1, ये संधारित्र मान लिया C2 धारिता का है, और ये जो संधारित्र है वो C3 धारिता का है। अब देखिए, जब ये व्यवस्था होगी श्रेणीकरण की, तो इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो हम जानते हैं कि जो संधारित्र है, इस संधारित्र में क्या होता है बच्चों कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पर समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। हालांकि अंदर की तरफ होता है, अंदर थोड़ी जगह कम थी तो मैंने बाहर बना दिया इसका। क्या होता है, समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का क्या होता है, आवेश होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो प्लेटें हैं इन पर समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो प्लेट है इस पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश, इस पर फिर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ फिर माइनस क्यू है, इस पर फिर प्लस क्यू आवेश है, और इस पर फिर माइनस क्यू आवेश। ये इस तरीके से व्यवस्थित है। अब देखिए क्या होने वाला है इनमें, हमने इसको चालू कर दिया कुंजी को, धारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि बैटरी ने इन संधारित्रों का जो संयोजन है इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया। तो ये जो विभव है, ये विभव समान रूप से इन संधारित्रों पर क्या हो जाएगा, विभव पतन हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो आवेश है वो आवेश तो इन सभी संधारित्रों में समान होगा। आवेश तो क्या होगा, सभी संधारित्रों में समान होगा। क्योंकि देखिए, हमने जब धारा के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था 10वीं कक्षा में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये व्यवस्था होती थी कि किसी परिपथ में अगर जो धारा है वो सभी जो भी उपकरण लगे हैं उन सभी उपकरणों में से एक ही रास्ते से जा रही है, उसका रास्ता नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि धारा का मान सब जगह पर समान होगा, और अगर रास्ता बदल गया तो धारा का मान भी बदल जाएगा। तो यही चीज यहाँ होती है बच्चों कि ये जो संधारित्र हमने लगाए हैं, ये सभी संधारित्र से अगर हम धारा को प्रवाहित करें तो धारा सब जगह पर एक ही रास्ते से जाएगी, रास्ता नहीं भटकेगी। यहाँ देखो, इस रास्ते से फिर आगे निकल के फिर रास्ते से एक ही रास्ते से, इसका मतलब जो आवेश है सभी संधारित्रों से निकलने वाला, उस आवेश का मान सभी संधारित्रों पर समान होगा, क्योंकि आवेश से तो धारा होती है, तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान कैसा होगा, समान होगा। मैं यहाँ पर ये चीज नोट कर देता हूं, सभी संधारित्रों पर आवेश समान होगा, सभी संधारित्रों में आवेश क्या होगा बच्चों, समान हो जाएगा। तो ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आवेश तो समान हो जाएगा, धारा से हमने इसको समझ लिया। लेकिन विभवांतर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही बिंदु बदलते हैं विभवांतर भी बदल जाता है। जिन दो बिंदुओं के मध्य की हम विभवांतर की बात करें, वो उन्हीं बिंदुओं के मध्य तो समान होगा, लेकिन अगर हम किन्हीं दो दूसरे बिंदुओं के मध्य विभवांतर की बात करें तो फिर विभवांतर का मान बदल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पहले संधारित्र पर जो विभवांतर है, विभव पतन है, उसको हम मान लेते हैं V1 है, पहले संधारित्र पर C1 पर। फिर हम मान लेते हैं कि C2 पर जो विभव पतन है वो V2 है, और फिर C3 पर जो विभव पतन है वो V3 है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संधारित्र बदलेंगे, विभव पतन का मान बदलेगा, विभवांतर का मान बदलेगा, तो हमने V1 V2 V3 मान लिया। ये जो विभव यहां से हम बैटरी से दे रहे हैं, विभवांतर जो यहां से उत्पन्न कर रहे हैं, ये कंप्लीट विभवांतर इन सभी संधारित्रों पर समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। कैसे व्यवस्थित हो जाएगा, समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, समान रूप का मतलब ये से नहीं कह रहा हूं कि भाई सब जगह पर सभी संधारित्रों पर एक मान बराबर मात्रा में होगा, ऐसा नहीं है। जो इन सभी संधारित्रों पर
विभव पतन होगा उन सब का योग जो है वो इस बैटरी से उत्पन्न विभवांतर के बराबर, वो इस बैटरी से उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। इस चीज को क्लियर कर ले। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका V है वो बच्चों हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मैं समीकरण 1 ले लेता। यानी कि सभी संधारित्रों पर विभव पतन का मान का जो योग है वो कुल विभव के बराबर होगा। तो C1 पर V1 हो रहा है, C2 संधारित्र पर V2 विभव पतन हो रहा है, C3 संधारित्र पर V3 विभव पतन हो रहा है। तो जो V विभव निकल रहा है यहां से, ये पूरा का पूरा यहीं पर तो विभव पतन हो जाएगा। तो संधारित्र कितने हैं? 3, तीनों अलग अलग बिंदुओं की मध्य, बिल्कुल अलग अलग बिंदुओं की मध्य। इसका मतलब जो V1 V2 V3 है वो सारा का सारा विभव पतन हो जाएगा इस पर, C1 C2 और C3 संधारित्रों पर। किसके कारण? इस V का जो मान हम लेंगे उतना, मान लो यहाँ से 5 वोल्ट लिया तो ये यहाँ पर विभव पतन हो जाएगा, 10 वोल्ट लिया तो सारा का सारा विभव, 15 लिया तो सारा का सारा विभव पतन यहाँ पर हो जाएगा। यानी V1 V2 और V3 का योग भी 15 वोल्ट ही होगा अगर यहाँ 15 है। अगर यहाँ 10 है तो V1 V2 V3 का योग भी 10 ही होगा अगर अपने बैटरी 10 वोल्ट की लगाई है। क्लियर हो जानी चाहिए चीज, बिल्कुल। चलिए अब देखिए ये चीज समझ में आ गई। आवेश की जो मान है वो समान रहेगा सब पर, क्योंकि धारा जब बहती है तो मार्ग नहीं बदलती, तो सभी बिंदुओं पर धारा का मान कैसा रहता है? समान रहता है। अब देखिए हम यहां से पढ़ सकते हैं कि हमने धारिता के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था? धारिता के लिए हमने ये पढ़ा था कि C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो हम यहां से बच्चों ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने V1 V2 V3 की तो मान निकालना है, तो हम यहां से V बराबर लिख सकते हैं। V बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में C। अरे लिख सकते हैं नहीं, Q अपॉन में C, ये Q ही है, बड़े सर का आदमी नहीं है। Q अपॉन में C, क्लियर हो जानी चाहिए आप बात। अब देखिए हम इसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं संधारित्र C1 पर विभव पतन का मान निकाल दूं। किसका? V1। भाई हमें तो V1 V2 V3 इन सब का मान निकाल के समीकरण 1 में तो पुट करना है। ऐसा है तो हम प्रतिरोध के लिए कर रहे थे, रेजिस्टर के लिए कर रहे थे, वही कैपेसिटर के लिए करना है। तो यहां मैं लिखता हूं प्रथम संधारित्र पर विभव पतन, प्रथम संधारित्र पर विभव पतन, प्रथम संधारित्र पर जो विभव पतन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? V1। विभव पतन हमने क्या मान लिया? V1। और ये V1 है। देखिए V बराबर क्या होता है? Q अपॉन में C। V बराबर क्या होता है? Q अपॉन में C। तो ये V1 ये है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ आवेश तो कितना है? Q, और जो धारिता है वो कितनी है? C1 है। क्योंकि आवेश तो समान रहना है Q, धारिता C1 है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ पर? चलिए वैसे ही हम लिख देते हैं यहाँ पर द्वितीय संधारित्र के लिए। द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? V2 बराबर Q अपॉन में C2। भाई दूसरा जो संधारित्र है ये दूसरा, इसका विभव पतन कितना? V2। आवेश कितना? आवेश समान रहेगा, आवेश सब जगह सभी संधारित्र पर कैसा रहेगा? समान रहेगा। और धारिता कितनी? C2। तो यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। वैसे ही मैं लिख देता हूं तृतीय संधारित्र के लिए। देखिए चौथा होता तो भी लिख देते, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय संधारित्र के लिए। तृतीय संधारित्र के लिए क्या हो जाना है बच्चों? V3 बराबर Q अपॉन में C3। ये तो बहुत इजी चीजें हैं। V3 यहां पर हो जाएगा Q अपॉन में C3। अब देखिए अगर मैं यहां पर इसका तुल्य परिपथ बनाता हूं, क्या बनाता हूं? तुल्य परिपथ। तो तुल्य परिपथ कैसे बनेगा? तुल्य परिपथ का मतलब यह है कि जब हम इन तीनों संधारित्रों को जोड़ देंगे और एक ही संधारित्र में तब्दील कर देंगे, तीनों संधारित्रों को जोड़कर हम किस में तब्दील कर देंगे? एक ही संधारित्र में तब्दील कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इनका जो विभव है वो तो जितना विभव यहाँ पर है वही इसके ऊपर आरोपित हो जाएगा, कंप्लीट विभव इसके ऊपर ही आरोपित हो जाना है। आवेश जितना है वो Q यहाँ पर आ जाएगा, और जो धारिता है उसको हम मान लेते हैं CS। क्या मान लेते हैं? CS। ऐसे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो सी एस मान लेते हैं। ये तुल्य परिपथ बनाया। तुल्य परिपथ का मतलब क्या होता है बच्चों? C1 C2 C3 जब तीनों ही संधारित्रों की जगह हम इनके मान के बराबर का एक ही संधारित्र लगा दें, एक ही संधारित्र, जितना काम ये कर रहे हैं उतना ही काम वो एक संधारित्र करेगा, इस तरीके से। तो देखिए फिर ध्यान से आपका जो V है, V क्या हो जाएगा? जितना भी वो विभव है वो सारा का सारा इस पे आरोपित हो जाएगा। यहाँ भी तो यही हो रहा था कि जितना विभव था वो बांट छूट के C1 C2 C3 पर आरोपित हो रहा था। अब तीनों की जगह हमने एक ही संधारित्र लगा दिया, तो जितना विभव वहां पर है वो सारा का सारा उस एक संधारित्र पर क्या हो जाएगा? आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों V बराबर आवेश तो Q ही रहना है, अपूर्ण में सी एस लगा देते हैं। और ये आ गई हमारे पास समीकरण 3 4 और 5। यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, फिर हम डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे से चलता हूं मैं। अब देखिए समीकरण क्या करना है? समीकरण 2 3 4 व 5 इससे मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रख दिए जाए? समीकरण एक में रखने पर। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल तो हमें करने ही करने हैं समझकर, उसके साथ साथ डेरिवेशन कैसा है उसे भी हमें ध्यान से समझना है। तो इसको देखिए आप, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका जो समीकरण एक है वो है b बराबर, समीकरण एक क्या है? b, और b का मान कितना है? समीकरण 5 से q अपॉन में सी एस क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। और यहाँ आ जाएगा q अपॉन में C1 V1 की जगह, q अपॉन में C2 V2 की जगह, q अपॉन में C3 V3 की जगह। अब देखिए आवेश तो सब में से कॉमन आ जाएगा, समान है तो काट देंगे आवेश को। तो जब आवेश कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में CS बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। यही हमें तुल्य संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है। तो हम इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें बच्चों तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनाए, तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम परिपथ में लगे प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, योग के तुल्य होता है। तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम परिपथ में लगे प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रमों का योग के तुल्य होता है। क्लियर है बात? समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये थी हमारे पास संधारित्रों का श्रेणी क्रम। तो अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन दे दे में फिर आपको तुल्य धारिता पूछ ले तो आपको सीधा सा ये फॉर्मूला करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य क्या क्या। देखिए फैक्ट जो हमारा पहला है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी थी कि सभी संधारित्रों में आवेश का मान समान होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर संधारित्र 1 में आवेश Q1 है, संधारित्र 2 में आवेश Q2 है और संधारित्र 3 में आवेश Q3 है, तो ये सारे के सारे आवेश बराबर होंगे बच्चों किसके? Q के, यानी इनका मान एक समान होगा। किसके बराबर? Q के बराबर हो जाएगा। Q मान लो, 2Q मान लो, 10Q मान लो, 50Q मान लो, जो मर्जी मान लो, Q ही मान लो। चलिए ये समझ में आ गई चीज, बहुत इजी चीजें हैं। अब देखिए जो विभव पतन है वो जितने भी संधारित्र हमने जोड़े हैं उन सभी संधारित्रों पर होने वाला विभव पतन उस बैटरी के विभव के बराबर होगा। हमने यहाँ पर 3 लिए तो V1 V2 V3 उन सभी का योग जो है बैटरी के जो विभव है उसके समान होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि तुल्य जो संधारित्र है उसका जो विभव है वो सभी अलग अलग संधारित्रों पर आरोपित या विभव पतन के योग के बराबर होगा। तो ये बात हो गई हमारी दूसरी। अब तीसरी जो बात है वो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका V1 अनुपात
V2 अनुपात V3 है वो हो जाएगा 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। ये आपकी बात कौन सी है? तीसरी। तो ये फैक्ट है। ये रिजल्ट कहां से निकलते हैं? श्रेणी क्रम से। बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे यहां से इस चीज में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संधारित्रों के लिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सा तथ्य सही है, या ऐसा पूछता है कि कौन सा तथ्य गलत है। गलत का पूछेंगे तो ये 3 दे देंगे, चौथा कोई गलत तथ्य दे देंगे तो वो आपको टिक लगा के आना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करके आना है। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक दे देना और 3 तथ्य गलत दे देना, फिर आपसे सही पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो आता है वो हमें वहां टिक करके आना। अब एक बात और आप नोट के रूप में लिख लीजिए, समझ लीजिए, समझना जरूरी है बच्चों। फिजिक्स और साइंस के लगभग सारे जो सब्जेक्ट है वो ऐसे होते हैं बच्चों के, अगर उनको आप समझेंगे नहीं तो रट्टा नहीं मार सकते, समझेंगे तो ही चीजें समझ में आती हैं। आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम संधारित्र में, इसमें संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर दें, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर दें तो वह श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करने लगते। देखिए इसको समझना, लाइन तो मैंने लिख दी है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक संधारित्र है और इस संधारित्र में बच्चों में क्या करता हूं कि मैंने यहाँ पर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भर दिए। मान लो यहाँ पर मैंने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक तीसरा परावैद्युत पदार्थ भी यहाँ में भर देता हूँ इस जगह। समझ रहे बात को? ये हमारे पास एक संधारित्र था, इस संधारित्र के बीच में मैंने 3 अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से भर दिए। तो फिर सर ये श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार कैसे करेंगे? आइए इधर आ जाओ, यहाँ ऐसे करेंगे फिर ये इस तरीके से, इस तरीके से व्यवहार करने लगेंगे। सबसे पहला जो परावैद्युत है वो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए मैं कलर सेम रख रहा हूं। दूसरा जो परावैद्युत है वो यहाँ रह जाएगा आपका, और तीसरा जो परावैद्युत है बच्चों ध्यान रखें यहाँ रह जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो फिर ये इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यही था हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। चलता हूं मैं आगे। चलिए दूसरा जो प्रकार है बच्चों वो है हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कुछ बच्चे बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर नोट्स क्लास में वापस करवाओगे क्या, या जो हम अभी लिख रहे हैं वही चल जाएंगे? जो बच्चे आप अभी लिख रहे हो, हम जो पीडीएफ डाल रहे हैं परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनमें कुछ करेक्शन होंगे तो वो क्लास में करवा देंगे हम, आपको समस्या नहीं है। आप लिखते रहे और बहुत ही ज्यादा इच्छा शक्ति से पढ़ते रहें, ताकि आप जब क्लास में पढ़ो तो आपको पूर्ण तरोताजा हो जाए और आपको ये महसूस हो कि मैंने जो चीजें वहां वीडियोस में देखी है, वहां कक्षा में पढ़ी है, वो सारी की सारी मेरे को यहाँ पर पहले से आती है। या उनमें अगर कहीं आपको ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप वहां पर जब मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो आप वहां से मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये मेरे वहां नहीं समझ में आया था, आप यहाँ बताइए। रूबरू होकर वहां आराम से बता सकते हैं। बाकी के वीडियो जो भी बच्चे क्लास यहाँ वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हमारा पढ़ना है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ रहे हैं? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास संधारित्र हैं बच्चों, हम कुछ इस तरीके से उन्हें जोड़ देने वाले, इस तरीके से जोड़। ये मैंने वापस वही 3 संधारित्र लिए हैं। कितने संधारित्र लिए हैं प्यारे बच्चों? 3 संधारित्र लिए हैं। इन्हें जोड़ देता हूं मैं एक V वोल्टेज वाली बैटरी से।
फिर यहाँ मैं पूंजी लगा देता हूँ ताकि मुझे बैटरी से सेल ना निकालना पड़े, मैं पूंजी का बटन ही ऑफ कर दूंगा अगर मुझे धारा प्रवाहित नहीं करनी है तो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा घर में गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा देखिए, लिखते हैं हम पहले दो चीजों के बारे में। ये मेरे पास संधारित्र C1 है, ये मेरे पास संधारित्र C2 है, ये मेरे पास संधारित्र C3 है। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, चीजें बहुत इजी हो जाती है अगर आप ढंग से समझ रहे हैं तो। देखिए हमने पढ़ा था कि जब धारा रास्ता बदलेगी तो धारा का मान बदलेगा, और जब धारा एक ही रास्ते से जा रही है धारा का मान नहीं बदलेगा। तो बच्चों आवेश भी तो वेरी करते हैं धारा के हिसाब से, या धारा वेरी करती है आवेश के हिसाब से। तो जब धारा रास्ता बदलेगी धारा का मान बदलेगा, तो यहाँ पर धारा रास्ता बदलेगी। देखिए प्लस से माइनस की धारा जाएगी, धारा यहाँ तक तो आएगी लेकिन यहाँ पे एक दो तीन भागों में बट जाएगी। बट गई भागों में तो आवेश की मात्रा भी बट जाएगी, यानी उसमें आवेश समान था, इसमें आवेश अलग अलग हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं Q1 आवेश, यहाँ बच्चों Q2 और यहाँ Q3। ये इसलिए लिख दिए क्योंकि अब की बार आवेशों के मान अलग अलग होंगे, सभी संधारित्रों पर अलग अलग मान होंगे। लेकिन बच्चों हमने विभवांतर के बारे में ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य जो विभव पतन होगा वो समान होगा। आप उनके मध्य कितने ही प्रतिरोध लगा दीजिए, जब हमने प्रतिरोध पढ़े थे उसकी बात कर रहा हूं, तो दो दो बिंदु होंगे, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभव पतन होगा, दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होगा वो नहीं बदलने वाला है। तो यहाँ हम संधारित्र लगा रहे हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ चलनी है। आप कितने ही संधारित्र लगा दीजिए, दो बिंदुओं के मध्य विभव पतन का मान सेम रहने वाला है। तो ये मान लेते हैं हम दो बिंदु है हमारे, इन बिंदुओं के मध्य जो विभव पतन है उसको हम मान के चलते हैं। ये दो बिंदु मान लो बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव पतन है वो B मान के चलते हैं, जो B यहां से हम दे रहे हैं इस बैटरी से। तो ये B जो है वो ही कहां पर विभव पतन हो जाएगा, C1 C2 C3 पर हो जाएगा। इसका मतलब C1 पर V का मान, C2 पर V का मान और C3 पर V का मान समान रहेगा, V ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो C1 C2 C3 तो आ गए, यहां पर आवेश का मान बदल रहा है। किसका मान बदल रहा है, आवेश का। तो जो कुल आवेश है बच्चों, क्या है, कुल आवेश। देखो यहाँ उसमें जब हम श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तब क्या था, श्रेणी क्रम में आवेश समान था, विभव पतन बदल रहा था। यहाँ विभव पतन समान है, आवेश बदल रहा है। जो बदल रहा है उसका वैल्यू लिखो। जो कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका Q बराबर Q1। देखो यहां से कितना आवेश गया था, Q1 Q2 Q3, तीन भागों में बदल गया। तो मैं इन तीन भागों को लिख देता हूं और इसको मैं समीकरण 1 पुट कर देता हूं। यानी कि जो आपका आवेश Q1 Q2 Q3 तीन भागों में बटा था, C1 C2 C3 संधारित्र पर आरोपित हो रहा था, उन सभी का योग कुल आवेश Q के बराबर होगा, कुल आवेश Q के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई? चलिए अब देखो मैं यहां से आपका ये विभव तो समान होगा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर समान होगा, आप सब जानते हैं। मैं यहां से सीधा ही चलता हूं प्रोसेस आवेश निकालने के लिए। कौन सा आवेश निकालना है सबसे पहले, प्रथम संधारित्र पर प्रथम संधारित्र पर आवेश। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश भी तो बच्चों Q1 हो जाएगा। आवेश कितना हो जाएगा, Q1। देखिए धारिता से हमने क्या पढ़ा था, धारिता से हमने पढ़ा था कि C बराबर Q अपॉन में V, और मुझे यहां से चाहिए Q, तो Q बराबर हो जाएगा CV। ये फॉर्मूला काम में लूंगा मैं यहाँ पर। देखिए Q चाहिए तो V को उधर भेज दो, जो चाहिए उसको अकेला करो, बाकी को भेजो उधर। तो Q चाहिए CV को उधर भेज दो, तो Q बराबर क्या हो गया बच्चों, CV हो गया। तो आइए इधर देखिए Q1 कहां पर, प्रथम संधारित्र पर कितना आवेश, Q1 आवेश आरोपित हो रहा है। तो Q1 बराबर C1, V तो समान है, V ही रहेगा। संधारित्र कौन सा, C1। विभव पतन कितना, V, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य का विभव पतन तो सब जगह समान रहना है, C2 C3 C1 पर। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। फिर देखिए बच्चों द्वितीय के लिए, तो द्वितीय संधारित्र पर आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q2। देखो आपको लाइन नहीं पूछनी है नोट्स में, यहाँ पर यहाँ लिखना है द्वितीय संधारित्र के लिए आवेश।
तो ये हो जाएगा आपका C2V और ये आ गई आपकी समीकरण 3। और वैसे ही आपका हो जाएगा कौन से के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए बच्चों, Q3 बराबर C3V और ये हो गया आपका समीकरण 4। अब मैं तुल्य परिपथ के लिए बोल लेता हूं, किसके लिए, तुल्य परिपथ। आप सब जानते हैं तुल्य परिपथ क्या होता है। तुल्य परिपथ का मतलब ये जो काम कर रहे हैं ना तीनों संधारित्र मिलकर, उन तीनों संधारित्र की जगह मैं क्या कर देता हूं, उन तीनों संधारित्र की जगह क्या कर दूं बच्चों, उन तीनों संधारित्र की जगह एक ही संधारित्र लगा दूं और वो उतना काम करेगा जितना ये तीनों संधारित्र काम कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, इस संधारित्र को नाम दे देता हूं हम सीपी। सीपी इसलिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हमने सीपी दे दिया। वी यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, आवेश क्यू आई रहा है। तो देखिए बच्चों यहां से जो इसका आवेश है क्यू, कुल आवेश कितना हो जाएगा क्यू, क्योंकि जितना आवेश इन तीनों पर आरोपित हो रहा है वो आवेश एक पर होना है, तो कुल आवेश तो हमने क्यू ही दिया, तो वो हो जाएगा आपका क्यू। और ये क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या, सी पी वी। ये समीकरण 5 होगी। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। चलिए मैं छोटा कर दूं इसको। अब आगे चलें, तो आ जाइए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, समीकरण, कौन सा समीकरण, 2, 3, 4 और 5 से मान किसमें, समीकरण 1 में क्या करें, रखें। रखने क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 तो Q, अच्छा मान ही रख देते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पर क्या है बच्चों, Q है। समीकरण 1 में यहाँ पर क्या है, Q। ये देखिए समीकरण 1, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान हमने ये निकाला है कितना, CPV बराबर, ये Q1 है वो हो जाएगा आपका C1V, Q2 है वो हो जाएगा आपका C2V और Q3 हो जाएगा आपका C3V। अब देखिए विभव तो सब में समान आ रहा है, तो विभव को तो काट दीजिए आप, है ना? ये विभव जो है वो तो कट जाएगा ना बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही है, अगर आपका जो संधारित्र है वो समांतर क्रम में है तो तुल्य संधारित्र की मान जो निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ C3 C4 C5 Cn तक जितने भी संधारित्र आपने समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं उन सभी का मान या सभी का तुल्य जो धारिता है वो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं लेनी चाहिए। देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो विभव का मान है वो समान होगा। तो पहली बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि जो आपका V1 है वो बराबर होगा V2 के, और वो भी बराबर होगा V3 के, और इसका मान हम V मान लेते हैं। देखिए ये V माना है हमने, यहाँ पर आप V मान सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, कोई समस्या लेनी नहीं चाहिए। और जो आवेश है वो बच्चों बराबर भागों में बंट जाता है, तो जो आपका कुल आवेश है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तक इसलिए आया है क्योंकि हमने संधारित्र 3 ही काम में लिए हैं। अगर आप संधारित्र बढ़ाते हो तो आवेश भी बढ़ते जाएंगे, आवेश का जो विभाजन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। और अब आपकी जो आवेश के हिसाब से जो इन धारिताओं का अनुपात है Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, ये हो जाएगा आपका C1 अनुपात C2 अनुपात C3। और आपका जो चौथा फैक्ट है वो ऐसे है कि अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से, कैसे, ऊर्ध्वाधर रूप से संधारित्र के मध्य में पराविद्युत पदार्थ भर देवें तो वो समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों के रूप में कार्य करने लगेगा। देखिए ऐसे समझने की कोशिश करें। अगर मैंने यहाँ पर ये भर दिया कि इस जगह पर मैंने एक ये पराविद्युत पदार्थ भर दिया, क्या भर दिया, पराविद्युत पदार्थ। उसके बाद मैंने यहाँ पर भर दिया दूसरा पराविद्युत पदार्थ, ठीक है बच्चों। फिर मैंने मान लो यहाँ पर भर दिया तीसरा पराविद्युत पदार्थ इस जगह। तो ये कैसे व्यवहार करने लगेगा, ये व्यवहार कुछ इस तरीके से करने लगेगा बच्चों। ये देखिए
एक पेन ले लेता हूँ ये वाला। और एक पेन ले लेता हूँ ग्रीन वाला। अब आपको दिख रहे होंगे ये इस तरीके से व्यवहार करने लग जाएगा। ये पराविद्युत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पराविद्युत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम पराविद्युत अलग अलग मान के पराविद्युत पदार्थ इस तरीके से भर दें, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे की ओर भर दें, तो ये इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन के रूप में कार्य करने लगते हैं बच्चों। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये था हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा।